बाहर हैं क्या कुछ लोग? गए तो फिर गेट लगा दो। आप लगा दो पीछे से। क्लासेस स्टूडेंट्स स्किप कर करके क्यों लेते हैं? कल थे ये लोग गए या इस क्लास से गए हैं? कल आप भी नहीं थे? क्या नाम है इनका? आप भी चले गए थे? क्लास से गए थे या कैंपस से ही गए थे? अच्छा। यूजर डिफाइंड फंक्शन जावास्क्रिप्ट में कल कुछ लोग थे भी नहीं। देखिए, वेब टेक्नोलॉजी में जब कल हम जावास्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पे टू टाइप्स के फंक्शंस देखे थे। फर्स्ट इज प्री डिफाइंड एंड सेकंड इज यूजर डिफाइंड। हमने इससे पहले ये देखा था कि वी कैन इंप्लीमेंट जेएस बाय थ्री वेज। फर्स्ट इज विद इन हेड, विद इन बॉडी और एक्सटर्नल। ठीक है, जब हमें जेएस अप्लाई करनी है हेड सेक्शन के अंदर तो हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट नाम का एक टैग लेंगे और स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे और इसके अंदर हम यहां पे फंक्शन कीवर्ड लगाएंगे और फंक्शन का नेम देंगे। मान लीजिए मैंने दे दिया हेलो और ये हमारी फंक्शन की बॉडी हो जाएगी। यहाँ पे इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म करते हैं, मान लीजिए कि हम a प्लस बी करते हैं तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट से इसकी वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। कल जो मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया था कि इस यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर हमने क्या अप्लाई किया था, एक अलर्ट पॉपअप बॉक्स अप्लाई किया था जो कि हमारा क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन का नाम मैंने दे दिया था हेलो और ये इसमें मैसेज प्रिंट कर दिया हमने, प्लीज फिल वैल्यू। अब इस पॉपअप का एक्शन हमें पता है कि ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक ओके बटन जनरेट करता है। ठीक है, वन साइडेड एक्शन नहीं है। अब जब हमने यहाँ पे हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट अप्लाई की थी तो हमने वहां पे डिफरेंस क्या देखा था कि जब भी हमें हेड सेक्शन में कोई स्क्रिप्ट पुट कर रहे हैं तो उसको हमें एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर रन कराने के लिए, दोनों कह सकते हैं हम, बॉडी वाले किसी पार्ट में कॉल करना पड़ेगा। अब हमने जो ये फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है हेलो नाम का फंक्शन, और उसके अंदर हमने ये प्रीडिफाइंड जो अलर्ट पॉपअप बॉक्स है उसको हमने इंप्लीमेंट किया है। अब इस हेलो फंक्शन को हमें कहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, हमारा बॉडी का जो पार्ट होगा इसके हम सबमिट पे या फिर इसके हम ऑन क्लिक पे इसको कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम दे देंगे ऑन क्लिक और इसका नाम हेलो। तो ये जैसे ही हम क्या करेंगे, पेज लोड होगा, पेज लोड होते ही देरी, या फिर यहाँ पे ऑन क्लिक की जगह हम ऑन लोड भी ले सकते हैं। तो ऑन लोड होते ही देरी ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। बटन पे हम कराएंगे ऑपरेशन तो हम उसकी जगह ऑन क्लिक या फिर ऑन सबमिट ऑप्शन ले सकते हैं। तो मेन चक्कर ये है कि हमें इस हेड पोर्शन के अंदर जो हमने स्क्रिप्ट ली है उसे हमें कॉल कराने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है बॉडी सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब बॉडी सेक्शन के अंदर कॉल करने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है इवेंट्स की। और इवेंट्स होता है कोई एक्शन, इस इवेंट्स के थ्रू ही हम इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। जैसे ही हमने पेज लोड कराया तो पेज लोड ब्राउजर जैसे ही डिस्प्ले होगा वैसे ही ये पॉपअप भी जनरेट हो जाएगा। तो ये तीन पॉपअप बॉक्सेस भी इनको बोल सकते हैं अपन, या फिर डायलॉग बॉक्स भी बोल सकते हैं, और प्री डिफाइंड फंक्शन भी हम इन्हें ही बोलते हैं। अलर्ट, कंफर्म और प्रॉम्प्ट है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जावास्क्रिप्ट में यूजर डिफाइंड फंक्शन काम करेगा। हमें कुछ भी नहीं करना है, फंक्शन कीवर्ड लगाना है, फंक्शन का नेम देना है, और इस ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस में हम जो भी ग्रेटर देन चेक करना चाहते हैं, सम कराना चाहते हैं, लेस देन, कोई भी हम इफ कंडीशन डालना चाहते हैं वो हम परफॉर्म करके फिर उस फंक्शन को हमें कॉल करना होगा। ठीक है ना। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि हमें
हेड में भी नहीं लगानी है स्क्रिप्ट, बॉडी में भी नहीं लगानी है हमें, तो इनके लिए सबके लिए एक्सटर्नल पेज होते हैं। हम जावास्क्रिप्ट का अलग पेज रखेंगे, हम सीएसएस का अलग पेज रखेंगे और इसको लिंक करेंगे हमारे पेज एचटीएमएल पेज के साथ। ठीक है, इसको भी और इसको भी। ठीक है, इस तरीके से हमारे मोर देन वन पेजेस क्रिएट हो जाते हैं और फिर इन पेजेस को हम क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, जिसको हम होस्टिंग भी बोलते हैं, वेब होस्टिंग। जब हम अपने वेब पेजेस को सर्वर पे अपलोड करते हैं तो हमारा होस्टिंग वाला पार्ट होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट पेजेस आप क्रिएट करोगे और इस पेज में ही हम क्या करेंगे, हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी अप्लाई करेंगे। हमने टू टाइप्स की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ी, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। तो क्लाइंट साइड वाले में हमने जावास्क्रिप्ट की बात की और सर्वर साइड में हमें पीएचपी की बात करनी होगी, जो कि अभी करंट में पॉपुलर है। सर्वर होता क्या है, क्लाइंट क्या होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो हमारी जो लोकल मशीन है जिस पे यूजर अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसकी मशीन के थ्रू जब कोई भी आउटपुट आएगा तो वो क्लाइंट साइड पे एक्शन परफॉर्म होगा। लेकिन ये जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगी, जो कि आज हमें नेक्स्ट टॉपिक में जाना था पीएचपी में, तो ये लैंग्वेज को पुट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपको आपके सिस्टम में एक लोकल सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। अब वो लोकल सर्वर आपको क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई हार्डवेयर वहां पे अटैच करना है। ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में, जो कि हमें इनको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करके हमारे सिस्टम में इनको परफॉर्म करना है। तो पीएचपी की जब हम बात करेंगे तो उसके साथ मैंने आपको बताया था जैम सर्वर काम करता है। ठीक है, और हम जब डॉट नेट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो आईएएस सर्वर काम करता है। अभी नॉर्थ इंडिया में जो है पीएचपी का, या जयपुर की अगर अपन बात करें तो पीएचपी पे ही मोस्टली सारा काम हो रहा है। डॉट नेट जो है पहले कॉस्टली पड़ती थी और थोड़ा सा इसको इम्प्लीमेंट करना भी टफ होता था, इस वजह से इस प्लेटफॉर्म को चूज नहीं किया जा रहा है। ये इजी है एक्सेस करने में और ये एज कंपेयर टू टिपिकल है। अब जब हम ये जावास्क्रिप्ट की बात कर चुके थे, हमने कल बोला था कि भी मेजर जो सेक्शन है उसमें एक तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, लूजली कपल्ड, टाइटली कपल्ड में से क्वेश्चन बनता है, वेरिएबल में से बनता है, डेटा टाइप में से बनता है और हमारे ये पॉपअप बॉक्स में से बनेगा। और इवेंट के बारे में मैंने बोला था कि जब हम कीबोर्ड से या माउस के थ्रू कोई भी हमारी जो जीयूआई एलिमेंट होता है, जैसे कि बटन जो बनता है, आप एचटीएमएल के इनपुट टाइप बटन से एलिमेंट बनाते हो। ठीक है, वो एक बटन आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है और माउस ले जाकर के उस पर क्लिक का एक्शन परफॉर्म करते हो, तो वो अपने आप में एक इवेंट होगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इवेंट्स कीबोर्ड के थ्रू होंगे और माउस के थ्रू होंगे। पॉपुलर इवेंट्स हमने देखे थे ऑन क्लिक, ऑन सबमिट, ऑन लोड, ऑन की प्रेस अप, ऑन की प्रेस डाउन। ये 5-7 जो है पॉपुलर हमारे इवेंट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। अब हमें बात करनी थी आज से पीएचपी की। तो पीएचपी जो है हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसका एग्जीक्यूशन होने के लिए हमें सिस्टम में सर्वर की जरूरत पड़ेगी, लोकल सर्वर, और वो हम जैम्प इंस्टॉल करेंगे। अब पीएचपी के बारे में मैंने कहा कि इजी टू एक्सेस है और इसको इंप्लीमेंट करना आसान होता है और कॉस्टली भी नहीं पड़ती है, ओपन सोर्स है ये, इस वजह से ये पॉपुलर है। अब कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से किस तरह से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चेंज है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी हमारी क्लाइंट साइड जो जावास्क्रिप्ट है उसका जो पैटर्न है वो क्या है, और फिर हम बात करें सर्वर साइड का पैटर्न क्या है। तो हमने देखा कि भी जावास्क्रिप्ट में जो जो चेंजेस आए वो मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन में बताया कि वेरिएबल डिक्लेरेशन का चेंजेस है, आउटपुट फंक्शन का चेंज है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, जबकि हम सी में प्रिंट एफ, सी आउट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पढ़ते हैं। अब हमने ये भी देखा था कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड हमेशा शॉर्ट होगा, 2 से 3 लाइन का कोड होगा जो हमारा उस एचटीएमएल के साथ एम्बेड होकर के एक्शन परफॉर्म करेगा। अब बात आती है कि पीएचपी को जब हम हमारे एचटीएमएल पेज के साथ कनेक्ट करेंगे, वहां पे उस एचटीएमएल पेज में ही पीएचपी का कोड भी एम्बेड होगा। तो जैसे हमने जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करने के 3 मेथड देखे, हमने देखा था विद इन हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन और एक्सटर्नल। सिमिलरली जब आप पीएचपी का कोड इंसर्ट करोगे तो पीएचपी का कोड डायरेक्टली बॉडी सेक्शन में हम इंप्लीमेंट करेंगे, जहां पे हम इसको
HTML के टैग के साथ एसोसिएट करेंगे। तो इसको जब इंप्लीमेंट करेंगे तो इसका भी एक सिंटैक्स है, हमें इसके साथ जो काम में लेना होगा वो एंगल ब्रैकेट और क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा PHP, और ये हमारा इसका सिंटैक्स होगा। जब भी आपको बॉडी सेक्शन में कहीं पे भी कोड लगाना है PHP का, तो आपको ये सिंटैक्स फॉलो करना होगा, और इसके बीच में आपको जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो करना है। अब बात आई कि भी मैंने अपना सिस्टम ओपन किया, सिस्टम ओपन करती देरी मैंने VS कोड खोला, VS कोड खोलने के बाद मैंने अपना HTML की डिजाइनिंग करनी शुरू कर दी। जब मेरे पेज डिजाइन हो गए तो फिर हम क्या करते हैं, स्क्रिप्टिंग पुट करते हैं, और स्क्रिप्टिंग पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, और डेटाबेस से कनेक्ट करने के बाद हम उसको होस्ट करते हैं, और ये पब्लिकली एक्सेसिबल होती है। स्टेज होते हैं किसी भी वेब प्रोजेक्ट के, स्टेज 1, स्टेज 2। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि रिसर्च होता है सबसे पहले, रिसर्च एनालिसिस, जिसमें हम करते हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, प्रारंभिक स्तर पे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब इसमें होगा क्या, करंट सिस्टम या फिर एप्लीकेशन बोल दो, फिर प्रपोज्ड, इस पे वर्कआउट होता है। मैंने आप लोगों को ये समझाया भी था कि जब भी हम कोई वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं या विंडो एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो वहां पे कोई भी एप्लीकेशन बनाने से पहले ये स्टेज फॉलो की जाती है। और ये एप्लीकेशन क्यों बनाई जाती है, कि कोई मैनुअल टास्क है उसको ऑटोमेटेड करना है। ऑटोमेटेड का मतलब सिस्टम ओरिएंटेड करना है, आपको ऑनलाइन करना है, ठीक है। तो ऑनलाइन करने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ता है कि क्या प्रोजेक्ट है, और करंट में वो कैसा काम कर रहा है, और हम उसमें क्या चेंज कर रहे हैं, और फ्यूचर में उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। इस पूरे स्टेज को हम बोलते हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और इसमें हम SDLC फॉलो करते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसे ही मैंने अपनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन फेज में मेरे प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया ले लिया कि मैं ये बनाना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेज आती है हमारी, इसके बाद फीजिबिलिटी स्टडी। हम ये देखेंगे कि जो मैं प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं या बना रहा हूं, तो वो फीजिबल कितना होगा आज की डेट में और फ्यूचर की डेट में। तो उसमें 3-4 मेजर चीजें देखी जाती है। पहला देखा जाता है टेक्निकल फीजिबिलिटी, फिर देखा जाता है इकोनॉमिकल फीजिबिलिटी, फिर देखा जाता है ऑपरेशनल फीजिबिलिटी, और लास्ट में आती है लीगल फीजिबिलिटी। जो मैं चेंजेस करना चाह रहा हूं आज की डेट में, क्या आज के वर्तमान समय में वो प्रोजेक्ट फीजिबल रहेगा, और फ्यूचर में कैसा वर्क करेगा। जब मैंने ये स्टेज वर्कआउट कर लिया अपना, शुरुआत मैंने यहां से की थी, फिर मैं यहां पे आया, और ये सारा जो प्रोसीजर ऑन पेपर होगा वो SRS कहलाएगा। और ये जो लाइफ साइकिल हम फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, अगली थर्ड फेज हो जाएगी कौन सी, डिजाइन। डिजाइन फेज में हमने कौन सा काम कर लिया, HTML का, CSS का, ठीक है। जैसे ही मेरी डिजाइन फेज कंप्लीट हुई, फिर आती कोडिंग। कोडिंग फेज में हम क्या कर रहे हैं, कोडिंग फेज में हम जावास्क्रिप्ट और PHP को पुट कर रहे हैं। और ये कोडिंग फेज क्या करेगी, आपकी जो फंक्शनैलिटी है, फंक्शनैलिटी यानी आपकी एप्लीकेशन के थ्रू ऑटोमेशन क्या हो रहा है उसको डिफाइन करेगी, जो हम हमेशा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से ही कर सकते हैं। ये फेज तो हमारा हो गया HTML से और CSS से, लेकिन इस फेज को कंप्लीट करने के लिए हमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फंक्शनैलिटी का काम जो है कोडिंग फेज में आता है, और वो कोडिंग आपके वेब प्रोजेक्ट में किससे हो रहा है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग से हो रहा है। जैसे ही आपने कोडिंग कर लिया, उसके बाद इसका अगला फेज जो चालू होता है वो होता है इंप्लीमेंटेशन। कोडिंग के साथ टेस्टिंग आ जाएगी, ठीक है। फिर आपका इंप्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस फेज आ जाता है। ये पूरा पेपर वर्क हमने कर लिया, तो इस वाले फेज में हम क्या कर रहे हैं, PHP को इंक्लूड करेंगे। अब PHP के बारे में हमें पता है कि ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो इसके अंदर फीचर्स जो हैं वो एक लैंग्वेज की तरह ही होंगे, बट उतने स्ट्रांग नहीं होंगे।
तो पीएचपी में भी क्या होगा, ये भी हमारी लूजली कपल्ड लैंग्वेज है। इसके अंदर भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वेरिएबल लेते हैं, और वेरिएबल का टाइप मेंशन करना होता है हमें डेटा टाइप के थ्रू, जो हमें मेंशन नहीं करना होता। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे अब वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए आएगा हमारे पास डॉलर साइन। जावास्क्रिप्ट में आया था वेर कीवर्ड, और यहां पे आ गया डॉलर साइन, और डॉलर ए इज इक्वल टू 5.5 हमने दे दिया, तो इसका मतलब ए के पास एक फ्लोटिंग वैल्यू आ गई। अब ये कीवर्ड वेर यहां पे था और यहां पे साइन आ गया डॉलर। तो अब हमें क्या करना है, वेरिएबल यहां पे डिक्लेयर करने हैं। मुझे पीएचपी में सम ऑफ टू नंबर करना होगा, तो हम क्या करेंगे, डॉलर ए डॉलर बी इज इक्वल टू 5.5 और डॉलर सी। ठीक है, तो हम यहां पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, डॉलर ए 5, डॉलर बी 5 और डॉलर सी, और डॉलर सी इज इक्वल टू डॉलर ए प्लस डॉलर बी। ठीक है, ये ऑपरेशन हमने बेसिक सम का किया, और हमारा ये प्लस तो क्या है, ऑपरेटर हो गया, ये सब फैमिलियर हैं। ये सिंगल इक्वल टू भी असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, जो वैल्यू को असाइन करता है। और हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट के लिए है वो है फंक्शन प्रिंट या फिर इको, प्रिंट या फिर इको। ये दोनों ही हम फंक्शन हमारे को जो भी बेस्ट लगता है वो हम काम में ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर देखना, फर्क पूछा जाता है प्रिंट और इको में क्या फर्क है। तो प्रिंट जो है हमारा किसी भी अल्फाबेट और स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकता है, और इको हमेशा स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, हमें मैसेज प्रिंट करना है तो वहां पे हम इको काम में लेंगे, और प्रिंट जब हमें कोई पर्टिकुलर एक सिंगल कैरेक्टर भी प्रिंट कराना है और स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, दोनों में ही काम में लिया जाता है। ये ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि कौन सा काम में लेना है, दोनों ही फंक्शन आप आउटपुट प्रिंट कराने के लिए काम में ले सकते हैं। तो आपने क्या किया, ये स्क्रिप्ट कहां पे हमने इंप्लीमेंट की थी, बॉडी सेक्शन के अंदर। इसके अब बीच वाले पोर्शन में वो सारी चीजें आ जाएंगी, ऑपरेटर भी आ गया, हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट भी आ गया, और लूप भी आ गया। तो अगर हम बात करें, कल भी हमने देखा था कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल होते हैं, कंडीशनल होते हैं। ये ऑपरेटर बेसिक है जो सब जगह ऑपरेशन परफॉर्म के लिए हेल्प प्रोवाइड करेंगे। कल की क्लास में मैंने कोड समझाया था, इनपुट बॉक्स जो है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, बोर्ड पे लिखा था, याद है किसी को? सबमिट बटन पे मेरे को अलर्ट मैसेज मैंने प्रिंट किया था, तो मैंने वहां पे ध्यान हो एक वेरिएबल लिया था एक्स नाम का, और हमने क्या किया था, एक फंक्शन कॉल किया था, कौन सा, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स डॉट एफ नेम डॉट वैल्यू। भूल गए, फॉर्म्स क्या था, फॉर्म का नेम था, और एफ नेम क्या था, उस टेक्स्ट बॉक्स का नेम था, और डॉट वैल्यू, उस टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू आ रही है तो वो किसको असाइन हो रही थी, वेरिएबल एक्स को। और फिर उस एक्स को हम कंपेयर कर रहे थे किसके साथ, कि भाई वो नल वैल्यू तो नहीं, अगर नल वैल्यू है खाली पे क्लिक कर रहा है तो अलर्ट पॉपअप जनरेट कर दे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि भाई जब हम स्क्रिप्टिंग की बात करेंगे तो डॉलर साइन हमने लगा दिया। अब डेटा को फैच कैसे करना है हमें, हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था, और एचटीएमएल में भी फॉर्म के टाइम पे हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो मेथड होते हैं फॉर्म के थ्रू, एक तो होता है गेट मेथड और एक होता है पोस्ट मेथड। तो उसी मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, वैल्यू को फैच करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई वेब फॉर्म बनाया, लॉगिन फॉर्म, यूजर उस पे लॉगिन कर रहा है, पासवर्ड डाल रहा है, सबमिट करके नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है। तो जिस लोकेशन पे रिडायरेक्ट होगा उस पेज पे मुझे वैल्यू को फैच करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पीएचपी के फंक्शंस को काम में लेंगे, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और डॉलर अंडरस्कोर गेट, ये इस तरह से डॉलर अंडरस्कोर गेट और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ये हमारे वैल्यू को गेट करने के लिए है फॉर नेक्स्ट पेज। अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो दो तीन मेजर हैं। एक तो है देखना, एक फंक्शन होगा पीएचपी में इंक्लूड, 101% पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है रिक्वायर, एक, दो, तीन और चार। एक होगा इज सेट,
और एक होगा अनसेट, एक होगा कुकी, और एक होगा सेशन, और एक होगा डॉलर ए और $A। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये वाला मैंने बोला कि वैल्यू को फैच करने के काम में आता है। और ये वाला जो एक है फंक्शन है, ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है, किसका, पीएचपी का। इसका काम क्या होगा, इंक्लूड करना मतलब जोड़ना। मैंने आप लोगों को कहा था जब हमने डिजाइनिंग के बारे में पढ़ा था कि भाई हेडर पोर्शन जो है हम एक बार क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एक बार क्रिएट करने के बाद उसको हम हर पेज में कनेक्ट करते हैं। तो पीएचपी में कोई पहले से बनी हुई प्री डिफाइंड फाइल को इंसर्ट करना है हमें अगले पेज के साथ, तो उसमें इंक्लूड फंक्शन काम में लिया जाएगा। और इसके अंदर क्या होगा, अगर मान लीजिए वो फाइल नहीं है तो ये क्या करेगा, फैटल एरर जनरेट करेगा। वो फाइल वहां पे नहीं मिलती है उस सिस्टम में, तो ये क्या करेगा, बाकी की स्क्रिप्ट को स्टॉप कर देगा और एरर जनरेट कर देगा, बाकी के पार्ट को रीड नहीं करेगा। जबकि रिक्वायर क्या है कि अगर हमारे पास यहां पे वो फाइल अवेलेबल नहीं है तो क्या करेगा, स्क्रिप्ट को स्टॉप नहीं करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा बाकी की स्क्रिप्ट को। तो इंक्लूड और रिक्वायर का ये डिफरेंस होगा, ये हमारी स्क्रिप्ट को स्टॉप करेगा और ये एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगला आता है इज सेट और अनसेट। इज सेट और अनसेट क्या होगा, ये वेरिएबल पे डिफाइन होंगे। वेरिएबल की वैल्यू सेट की गई है या नहीं की गई है, उसके लिए हम इज सेट काम में लेते हैं। और अनसेट क्या करेंगे, वेरिएबल को फ्री करने के काम में हम अनसेट फंक्शन काम में लेंगे, ठीक है। अब कल आप लोगों ने मुझे फोर्स किया, मैंने रात को जग जग करके मैंने लिखा है, तो अब कल परसों तक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना रहा हूं, उसमें ये सारी चीजें आएंगी। और एक एक चीज उसमें आपको डिफरेंस मालूम चल जाएगा, कैसे अपन स्टेप्स कर रहे हैं, HTML का, जावास्क्रिप्ट का, पीएचपी का। उसके अलावा हमारा जो हमने लैन वैन मैन पढ़ा था, ब्राउजर्स पढ़े थे। एक्चुअल में क्या था कि पहले मुझे ये आइडिया था नहीं कि हैंड रिटन, मैं अपने लैपटॉप में टाइप कर रहा था मैटर, ठीक है। तो मैं जब फ्री रहता था तो मैं टाइप कर रहा था, लेकिन फिर मुझे मालूम चला कि भी पेन से लिख करके देने हैं, क्योंकि मेरी स्पीड है सिस्टम पे, मेरे को हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों मैं सिस्टम पे ही करता हूँ। और फिर एंड टाइम पे सर ने कहा कि हैंड रिटन होनी चाहिए। अब हैंड रिटन की मेरी प्रैक्टिस है नहीं, पेन से लिखे हुए मेरे को काफी टाइम हो गया, तो बैठना पड़ता है मुझे, सेट होना पड़ता है, तब मैं लिखता हूँ। और मुझे काफी फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि सिस्टम में तो क्या है, फटाफट फटाफट जो मेरे को डेफिनेशन लिखनी है, जो एग्जाम्पल लिखना है, जो सेंटेंस अंडरलाइन करनी है, वो हमने कर लिया, हिंदी हो चाहे से इंग्लिश हो। ऐसा भी कोई है क्या कि भाई जिसको हिंदी में चाहिए नोट्स, तो वो मुझे बता देना, तो फिर मैं हिंदी में भी टाइप करूंगा, इंग्लिश में तो चल जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे इज सेट और अनसेट, इस सेट हमेशा वेरिएबल पे काम करेगा और अनसेट क्या करेगा, उस वेरिएबल को रिलीज करेगा। जैसे ही आपको पता है कि आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो उसमें वो मेमोरी में जाके अपना स्पेस कंज्यूम कर लेता है। हमने कल एक टॉपिक मैंने पूछा था कि स्टोरेज क्लासेस इन सी, उसके बारे में किसने घर पे जाकर के पढ़ा, पढ़ा आप तो थे ही नहीं, आप भी नहीं थे। आप, स्टोरेज क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 101% क्वेश्चन बनेगा उस पे से। बेस इसमें से नहीं आएगा आपका, डेटा टाइप कीवर्ड्स में से जो अलग पोर्शन है ना, जिसको हम छोड़ देते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप चैप्टर शुरू करें, इंट्रोडक्शन में हम पॉजिटिविटी के साथ और एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, पेज नंबर थर्ड पे आए, फोर्थ पे आए, हमारी एनर्जी डाउन होती जाती है। और एग्जामिनर क्या करता है, पेज जस्ट लास्ट वाला खोलता है, पीछे पीछे का, वहां से वो शुरू करता है पेपर बनाना। तो ये चीजें थोड़ा सा माइंड में रखना, टॉपिक मिस नहीं हो हमारा। स्टैटिक कीवर्ड क्या है, एक्सटर्न कीवर्ड क्या है, ऑटो कीवर्ड क्या है। बाय डिफॉल्ट जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो रैम में जाके स्टोर होता है कि रजिस्टर में स्टोर होता है, रैम में। फिर रजिस्टर कीवर्ड कब लगता है, और ऑटो और स्टैटिक, हाँ, और स्टैटिक, हाँ,
हम्म। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि भी आपने पढ़ा हुआ नहीं है, बट उसको रिवाइज और आप एक रिपीटिशन करोगे तभी वो याद रहेंगी चीजें। ठीक है, तो इज सेट हमने बोला कि पीएचपी के अंदर वेरिएबल पे वैल्यू पुट की गई है या नहीं की गई है, वेरिएबल सेट है या नहीं है, उसके लिए होगा। और अनसेट फंक्शन क्या करेगा, उसको रिलीज कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहां पे लिखा है डॉलर ए और डबल डॉलर ए। डॉलर ए में मान लीजिए आपने एक वैल्यू दी राम, और डॉलर बी में दे डॉलर डबल डॉलर ए में दे दिए कुमार। तो जब हम डबल डॉलर और सी को प्रिंट करते हैं, तो ये डॉलर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों यहां पे कनेक्टेड होकर के हमारे पास आएगी। ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू इसको दे देगा, और ये फिर इसको लेकर के और फिर लास्ट में इसको प्रिंट कराना होता है। तो डबल डॉलर का मतलब आ जाएगा कि उससे पिछले वाले जो भी वेरिएबल है वो दोनों कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये दे दिया डॉलर ए राम, और डॉलर डबल डॉलर ए इज इक्वल टू कुमार। तो डबल डॉलर और सी जब आप प्रिंट करोगे तो ये राम कुमार बनी हुई स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, हो सकता है पूछ ले इस पे, और नहीं भी हो सकता है क्वेश्चन। उसके अलावा हमने बोला कुकी और सेशन। कुकी और सेशन की बात हमने ब्राउजर का जब टॉपिक आया था तब की थी। किसको याद है कुकी? हम्म। कुकी बनाएंगे कैसे? हम जब वेब एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं ना, तभी कुकी का कोड हमें सेट करना होता है। सर्वर से वो कुकी इंफॉर्मेशन लेकर के आता है और अपने क्लाइंट एंड पे स्टोर करता है। जबकि सर्वर साइड पे यूजर की इंफॉर्मेशन कौन स्टोर कर रहा है? सेशन कर रहा है। तो कुकी और सेशन दोनों हमारे ब्राउजर से रिलेटेड है। ठीक है, अब इन दोनों के लिए हमें क्या करना होगा, जब हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं तो वहां पे हमें सेट कुकी नाम का एक फंक्शन होता है पीएचपी में, सेट कुकी। और इसमें हमें वैल्यू पास करानी होती है। उसके थ्रू ये हमारे पास क्लाइंट एंड पे ब्राउजर की इंफॉर्मेशन आती है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो ये हम वर्क कर रहे थे, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन, तो इसके बीच में ही जब हम ये काम करते हैं तो एक टॉपिक आता है कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग में हमने देखा कि कोई भी वेब पेज जो आपने डिजाइन किया हुआ है उसको आपको डेटाबेस से लिंक करना होता है। अब डेटाबेस से लिंक करने के लिए हमें क्या करना होगा, पीएचपी में हमने जो सर्वर काम में लिया जैम्प सर्वर। ये जैम्प सर्वर आपको क्या करता है, एक डेटाबेस का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसका नाम होता है पीएचपी माई एडमिन। जैसे ही आप पीएचपी माई एडमिन खोलेंगे तो ये आपको एक डेटाबेस का पूरा एनवायरनमेंट देगा, जहां पे आप डेटाबेस का नाम दोगे और उस डेटाबेस के अंदर टेबल दोगे और टेबल के अंदर वैल्यूज दोगे। तो यहाँ पे पीएचपी माई एडमिन में आपको क्वेरीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली आप क्या करोगे, जीयूआई एनवायरनमेंट देता है ये आपको। नंबर ऑफ टेबल्स लीजिए, उसका डेटा टाइप लीजिए, और उसके अंदर एलिमेंट्स का नाम दीजिए और वैल्यू पुट कीजिए। इसकी क्वेरी जो है वो बैकएंड में इसके साथ एसोसिएट होती रहती है। और डेटाबेस को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की भी जरूरत पड़ती है जब हम इस पूरी की पूरी एप्लीकेशन को कहां पे, सी पैनल के थ्रू और सर्वर पे अपलोड करते हैं। और वहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और फाइल जिला के थ्रू हम क्या करते हैं, सर्वर पे सारी की सारी एप्लीकेशंस को अपलोड करते हैं। ठीक है, तो अब जब हम देखेंगे कि भी हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर दिया हुआ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लैन वैन मैन और ब्राउजर। उसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ HTML, और हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑफलाइन ऑनलाइन मैसेजिंग, और हमारा मल्टीमीडिया। अब ये सारी चीजें जो हैं हम अपने रूटीन लाइफ में काम में ले रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात अगर मैं करूं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पहले इतना पॉपुलर नहीं था। जब हमारे लैपटॉप्स में क्या आते थे, वेब कैम आते थे और इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी होती थी। लेकिन जैसे ही कोविड आया, तो कोविड आने के बाद जो हमारे गूगल मीट है, जूम है, वेबएक्स हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, वीडियो कनेक्टिविटी वाले ऑप्शंस और एप्लीकेशंस हमें अवेलेबल होगा और उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। अब उसके अंदर हम
जब तक हमारे पास दोनों एंड पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा और वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगी, तब तक हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पहले के टाइम में क्या होती थी, किसी रेयर केस में होती थी जब लोग बाग फिजिकली इंटरेक्ट नहीं करते थे। लेकिन आज की दौर में क्या हो गया है कि जितनी भी एचआर टीम है, वो मैं जयपुर में बैठा हूं और मेरी टीम बेंगलोर में बैठी हुई है, तो वो मुझसे गूगल मीट के थ्रू इंटरेक्ट हो रही है और मेरा इंटरव्यू ले रही है। ठीक है, कोई बॉस है या अपन स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, सीएम साहब जो हैं वो अपने जो अपना उनका सीएमआर है वहां से सारे कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्ट होते हैं। और कोविड में आप लोगों ने सबने देखा है कि उन्होंने सारी मीटिंग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे की है। अब जैसे हमारे स्टेट गवर्नमेंट में सेक्रेटेरिएट में पूरी की पूरी विप्रो कंपनी की टीम है, जो कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पे है, जिनका काम क्या है, ये हमेशा कलेक्टर्स की मीटिंग्स या मंत्री की मीटिंग जो होती है उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्रॉपरली कनेक्ट करना। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वही काम होता है। अब एक चीज मुझे बताओ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए नेसेसरी कौन कौन सी चीजें होंगी? वेबकैम और तीसरा माइक और एप्लीकेशन। सबसे पहली चीज है एप्लीकेशन और आपकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट और इंटरनेट कनेक्टिविटी। इनके थ्रू ही हम क्या करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। पहले के टाइम में आपने सुना होगा स्काइप एक एप्लीकेशन थी, जिससे है ना, जब मैं आपसे 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, स्काइप अब बहुत कम लोग काम में लेते हैं। जब मैं बीसीए फाइनल ईयर में था तो मैं प्रोजेक्ट बना रहा था, तो वहां पे आईटी कंपनी में हम लोग किससे, स्काइप के थ्रू फॉरेनर्स से कनेक्ट होते थे वीडियो कॉलिंग पे या टेक्स्ट मैसेजिंग पे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का अपना एक अलग रिक्वायरमेंट है और जो पर्सन टू पर्सन है उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। वो लोग क्या करते हैं, सीक्रेट मीटिंग रखते हैं। ठीक है, अपन जैसे जूम के अंदर देखते हैं ना कि 40 मिनट से ऊपर का नहीं होगा। वेबएक्स जो है वो थोड़ा सा सिक्योर ज्यादा है। तो ये सारी सिक्योरिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमें चेक करनी होती है। मेजर चीजें तो वही है जहां पे हम गैदरिंग करके इंटरेक्शन करना चाहते हैं और जहां पे हमारा वीडियो और ऑडियो दोनों सामने वाले को सुनाई दे, सेंडर और रिसीवर को। ठीक है, अब जो मैं नोट्स दूंगा उसमें चीजें होंगी कि भी जूम एप्लीकेशन कब आई, किसने बनाई। ठीक है, वो सारा आपको वहां पे अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा। उसके अलावा वेबएक्स कब आया, किसने बनाया, क्योंकि इन दिनों ये पॉपुलर ज्यादा हुए हैं और इनसे क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के। उसके अलावा जो हमारा गूगल मीट का ऑप्शन कब आया, डुओ का ऑप्शन कब आया, हम गूगल के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं स्टोरेज वाले, उन सब पे क्वेश्चन बनेंगे। छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है, चाहे से सिलेबस में एक नाम ही लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें एक पैकेज है। अब पैकेज के अंदर मैं बात करूं तो मैं बीसीए फाइनल ईयर में यूनिवर्सिटी में पीएचपी का पेपर है। अब वो जनवरी जुलाई से स्टार्ट हुआ, वो अभी तक चल रहा है। तो एक जो एकेडमिक्स में पढ़ने की बात होती है वो एक अलग चीज हो जाती है, या मेरी जो एमसीए के स्टूडेंट है वो प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं वो एक अलग चीज हो गई, जहां पे आपको पूरा सेशन मिलता है, साल मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना फास्ट पैटर्न, क्योंकि उतना समय है नहीं हमारे पास, 4 महीना 6 महीना 7 महीना होगा। लेकिन सिलेबस की अगर अपन बात करें तो सिलेबस वो हमारा बीटेक एमटेक बीसीए एमसीए में जो हम 6 साल में पढ़ते हैं और जो पढ़ करके हम केवल उस टाइम पे पास करते हैं, उस टाइम पे हम इतना फोकस नहीं कर पाते ऑब्जेक्टिव पे। और हम जो सब्जेक्टिव पे काम करते हैं, केवल हमें दिमाग में ये ध्यान रहता है कि डेटाबेस का पेपर है, हमें एसक्यूएल के अंदर इंसर्ट डिलीट अपडेट क्वेरी करनी है, या डीडीएल डीएमएल डीएसएल ईआर डायग्राम डीएफडी पढ़नी है, ज्वाइन पढ़ने हैं। बट हम उस टाइम पे उतना फोकस नहीं हो पाते, केवल हम उतना ही पढ़ते हैं जितना हमें कॉपी में लिखना होता है। ठीक है, और अब जो ये पेपर बनेगा उसमें क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझना होगा, एनालाइज करना होगा, और उसके बाद हमें पेपर अटेम्प्ट करना है। अब बेसिक वाला जो पार्ट है सिलेबस का, उसमें पीएचपी है भी नहीं। ठीक है, और शायद यहाँ पे मोस्टली कैंडिडेट्स पीएचपी वाले, सॉरी बेसिक वाले ही हैं, एडवांस वाले नहीं हैं। अब बेसिक और एडवांस दोनों में एक टॉपिक कॉमन है एक्सएमएल का, जो कि हमारी इसके बाद स्टार्ट होती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो उसके बारे में भी हमें बात करनी होगी। तो इस तरीके से क्या है कि ये पूरा का पूरा मिक्स सिलेबस दिया है, चाहे से वो बेसिक का हो चाहे से वो एडवांस का हो, कोई सिस्टम फॉलो किया नहीं है।
अब एक चीज आप मुझे बताएं कि भी ऑफलाइन ऑनलाइन मैसेजिंग एक टॉपिक डाला हुआ है, तो ऑफलाइन ऑनलाइन मैसेजिंग का कोई मतलब नहीं है इस टॉपिक का। अब इस टॉपिक को आप देखोगे ना तो ये टॉपिक कहीं आपको नहीं मिलेगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मैसेज होते क्या है। मैसेज तो जस्ट हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं, और ऑनलाइन और ऑफलाइन का कॉन्सेप्ट क्या हुआ। हाँ, और ऑफलाइन टेक्स्ट मैसेज मैं भेज रहा हूं और टेक्स्ट मैसेज आप तक जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है, केवल नेटवर्क काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम ऑनलाइन इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू भेज रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया, एक ऑनलाइन मैसेज हो गया। अब ऐसे टॉपिक को डालने का कोई सेंस नहीं है, और सिलेबस इतना लेंदी खींच दिया, इतना बड़ा कर दिया, जिनका कोई सेंस नहीं है। सी ऊपर भी लिखी हुई है, सी नीचे भी लिखी हुई है। ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन का अभी कहीं रोल ही नहीं है। बहुत डेटा साइंस के साथ आ रही है ब्लॉकचेन, उसको वहां पे डाल दिया गया है, ठीक है। तो ये अब हमें एक अगला टॉपिक करना होगा एक्सएमएल का, और उसके अलावा एक टॉपिक और है मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स, जिसमें हमें कोरल और फोटोशॉप के बारे में पढ़ना है। कोरल में कौन कौन सी टूल्स है और फोटोशॉप में कौन कौन सी टूल्स है, टूल्स के मैं आपको नाम लिखवाऊंगा। क्योंकि मल्टीमीडिया में अडोब आता है पूरा का पूरा, अडोब इलस्ट्रेटर जो नहीं है, कोरल और फोटोशॉप की कमांड्स को हम देख लेंगे। और वेब और मल्टीमीडिया में अंतर क्या होगा, वेब तो हमेशा क्या होगा, ब्राउजर पे ही एग्जीक्यूट होगा। मल्टीमीडिया जो उसको अट्रैक्टिव बनाएगा। तो कोरल और फोटोशॉप दो काफी बड़े और लेंदी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनकी बेसिक टर्म्स हमें पता होनी चाहिए कि कितने टूल हैं कोरल में और कितने हैं फोटोशॉप में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट रहेगा।